हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मित्तल मेंशन में सुबह का वक्त था। रागिनी की बात पर इंद्र गुस्से भरी नज़र से रागिनी को देखते हुए बोले, शैली शैली मेरी मिस्ट्रेस नहीं थी, वो तो क्या मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस थी? रागिनी ने इंद्र से सवाल किया। इंद्र रागिनी को कमर से पकड़ अपने पास खींचकर बोले, रागिनी तुम उसके साथ खुद को कंपेयर कैसे कर सकती हो? रागिनी इंद्र के सीने पर हाथ रख कर बोली, तुम जो पता लगा रहे थे वो पता चला या फिर नहीं? आज फाइल आने वाली है, पता चल जाएगा कि सच में शैली की बेटी जिंदा है या मर गई। इंद्र ने रागिनी को देखते हुए कहा। रागिनी इंद्र की बात पर बोली, एक बात बताओ, शैली की बेटी से हमारा क्या फायदा है? इंद्र तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मित्तल इंडस्ट्रीज का 15% शेयर शैली के नाम पर था, क्योंकि भाई साहब को इस बारे में पता चल गया था और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि शैली के मौत के बाद ये उसकी बेटी के नाम पर है। रागिनी हैरान होते हुए बोली, और उसके कागजात? इंद्र मुस्कुरा कर बोला, मेरे पास है, बस उसकी बेटी के हमारे पास आते ही शेयर ट्रांसफ़र के पेपर पर साइन करवाने हैं। फिर मित्तल इंडस्ट्रीज के 45% शेयर के मालिक हम होंगे। लेकिन तुम ये बात नहीं भूल सकते इंद्र, वो तुम्हारी भी बेटी है। रागिनी ने इंद्र को कुछ तीस करते हुए कहा। इंद्र रागिनी को घूरते हुए बोले, क्या हर रास्ते पर घूमने वाले भिखारी को मैं अपना नाम दूंगा? रागिनी इंद्र के गाल को सहलाते हुए बोली, इतना गुस्सा मत हो, वैसे तुम्हारा एजेंट कब तक आ जाएगा? इंद्र कुछ खाने के लिए मुंह खोलने लगता है कि उसका फोन बजने लगता है। इंद्र देखता है तो उसे उसके एजेंट केविन का कॉल आ रहा था। इंद्र रागिनी के हाथ दिखाकर केविन का कॉल अटेंड करते हुए बोला, तुम तो फाइल लेकर सीधा आने वाले थे, कॉल क्यों कर रहे हो? दूसरी तरफ से केविन दर्द से कराहते हुए बोला, बॉस, फाइल मेरे हाथ लग गई थी, लेकिन अचानक रात के कुछ लोग आकर उस फाइल को जलाकर चले गए और उन लोगों ने मुझे बहुत मारा। इंद्र गुस्से में अपनी मुट्ठी बनाकर बोला, तुम किसी काम के नहीं हो केविन। केविन इंद्र को गुस्सा होता हुआ देख जल्दी से बोला, लेकिन बॉस, मेरे पास उस लड़की की फोटो है। इंद्र की आंखें चमक उठती और केविन से जल्दी से कहता है, मुझे तुरंत वो फोटो सेंड करो, तुम्हारे काम के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दूंगा। लेकिन केविन इंद्र की बात पर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। रागिनी जो कि क्यूरियोसिटी के साथ इंद्र को देख रही थी, उसे खुश होता हुआ देखकर बोली, क्या हुआ? इंद्र खुश होकर बोला, 2 मिनट वेट करो, तुम भी खुश होगे। इतना कहकर इंद्र बेसब्री से केविन के फोटो भेजने का वेट करने लगता है। तभी इंद्र के फ़ोन की बीप बजती है, लेकिन केविन ने उसे फ़ोटो भेज दी थी। इंद्र तस्वीर को गौर से देखने के बाद रागिनी को दिखाते हुए बोला, देखो, ये है शैली की बेटी। रागिनी तस्वीर को देखते हुए बोली, खूबसूरत है, लेकिन हम उसे इतने बड़े शहर में ढूंढेंगे कहाँ? ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, हमारे पास तो इस लड़की की तस्वीर है, हमें वो भी मिल जाएंगे। इंद्र ने तिरछे मुस्कान के साथ कहा। रागिनी सिर हिलाते हुए बोली, तो आपने लोगों को काम में लगाओ। आप किस काम पर लगाने के लिए बोल रही हो मॉम? नित्या के नीचे आते हुए कहा। रागिनी और इंद्र पलटकर नित्या की तरफ देखते हैं। रागिनी नित्या को देखते हुए बोली, तुम्हारे लिए लड़की देखने की बात कर रही हूँ नित्या, क्योंकि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही फालतू चीज़ों में ध्यान दे रही हो। नित्या रागिनी की बात पर थोड़ी हैरान होकर बोली, मेरे लिए लड़का? आर यू सीरियस ब्रो? ब्रो को इस बारे में पता है, हम तुम्हारे मॉम डैड हैं और हमें पूरा हक है तुम्हारे लिए लड़का देखने का, और कशिश को इस बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी। रागिनी ने जवाब दिया। नित्या अपने बैग को ठीक से पकड़ते हुए बोली, ये मुझ पर है कि मैं शादी करना चाहती हूँ या फिर नहीं, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता।
आप दोनों भी नहीं। इतना कहकर नित्या वहाँ से चली जाती है। रागिनी इंद्र की तरफ देखते हुए बोली, सबसे पहले तो पता लगाओ कि नित्या किसी लड़के के साथ है। इंद्र रागिनी की बात पर अपना सिर हिलाता है और फिर से केविन के भेजे गए तस्वीर को देखने लगता है। इधर सिटी हॉस्पिटल में महक का अल्ट्रासाउंड हो रहा था, जहां पर मृत्युंजय भी स्क्रीन की तरफ गौर से देख रहा था। डॉक्टर स्क्रीन पर एक जगह इशारा करके बोली, मिस्टर सारंग, ये आपका बच्चा है। ये तो बिल्कुल प्रॉन्स की तरह है। इतना छोटा मेरा बच्चा? मृत्युंजय ने स्क्रीन को देखते हुए कहा। महक मृत्युंजय की बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपको मेरा बच्चा झिंगा लग रहा है? मृत्युंजय महक की तरफ देखते हुए बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा, बट लुक एट इट, इट्स समथिंग्स लाइक दैट। डॉक्टर मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, अभी आपकी वाइफ के प्रेगनेंसी को 5 हफ्ते हो चुके हैं। आप बच्चे के दिल की धड़कन सुन सकते हैं। मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, तुम्हें पता नहीं चला तुम प्रेग्नेंट हो। शायद मैं बेहोश नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। महक ने जवाब दिया। मृत्युंजय महक के गाल को थपथपा कर बोला, कोई बात नहीं। डॉक्टर पूरा चेकअप करने के बाद मृत्युंजय से बोली, मिस्टर सारंग, आपकी वाइफ और बच्चा दोनों ठीक है। मृत्युंजय महक की तरफ देख कर बोला, तुमने सुबह से अल्ट्रासाउंड के कारण कुछ नहीं खाया है ना? चलो तुम बाहर बैठो, मुझे डॉक्टर से कुछ बात करनी है, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीज़ खिलाऊंगा। महक अपनी आंखों में चमक लिए बोली, हम बड़ा पाव खाने चलेंगे। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, क्या बड़ा? क्या बोले तुम? महक अजीब नज़रों से मृत्युंजय को देखते हुए बोली, आपको बड़ा पाव नहीं पता? आप मुंबई में रहकर बड़ा पाव का मतलब नहीं जानते। सच में आप इस दुनिया से हो ही नहीं सकते। मृत्युंजय अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, महक में इतना फ्री नहीं होता जो मुझे कहीं पर भी घूमने का मौका मिले। तुम्हारी प्रेगनेंसी के कारण मुझे इन सब में ध्यान देना पड़ रहा है। अब मुझसे झगड़ा करना बंद करो और चलो बाहर जाओ, फिर तुम्हें जो खाना है मैं खिलाऊंगा। महक अपनी आंखें रोल करते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। महक के जाने के बाद मृत्युंजय डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ ठीक है ना डॉक्टर? मेरी वाइफ डॉक्टर मृत्युंजय को शांत करते हुए बोली, डोंट वरी मिस्टर सारंग, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है और बच्चा भी ठीक है। बस। मृत्युंजय जल्दी से बोला, बस क्या? जल्दी से बोलिए जो कहना है, मुझे सस्पेंस बिल्कुल पसंद नहीं पसंद। बस उनका अच्छे से ख्याल रखें, उन्हें किसी भी तरीके का टेंशन नहीं मिलना चाहिए। हम 3 महीने बाद एक बार फिर अल्ट्रासाउंड करेंगे। डॉक्टर ने मृत्युंजय को जवाब दिया। मृत्युंजय डॉक्टर की बात पर अपना सिर हिलाता है तो डॉक्टर उसे डाइट चार्ट, विटामिन और कैल्शियम की गोली दे देती है। मृत्युंजय डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है तो देखता है महक वहाँ पर चेकअप के लिए आए 2 कपल के बच्चों के साथ खेल रही थी। मृत्युंजय महक को देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखें छोटी हो जाती है जब वो देखता है कि महक कैसे उस बच्चे को किस कर रहे थे। मृत्युंजय महक के पास आकर बोला, चले आप आ गए? देखिए ना, ये बच्ची कितनी क्यूट है, इसकी आंखें कितनी प्यारी हैं और इसके गाल कितने अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट है। महक ने उस बच्ची के गाल पर किस करते हुए कहा। मृत्युंजय एक नज़र उसे बच्ची को देखने के बाद महक से बोला, हमें घर चलना है महक। महक मृत्युंजय की बात पर बच्ची को उसकी माँ को
देखने के बाद बोली, आपकी बेटी बड़ी प्यारी है। अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो उससे बड़ा तो मैं अभी उसकी शादी तय कर देती। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ उसे कपल से बोला, प्रेगनेंसी के कारण इसका दिमाग खराब हो गया है, आप लोग इसकी बात को सीरियस मत लीजिए। इतना कहकर मृत्युंजय महक को अपनी बाहों में उठाकर वहां से ले जाता है। महक मृत्युंजय के गले में अपना हाथ डाले उसे देखते हुए बोली, आपने मुझे उनके सामने इनडायरेक्टली पागल कहा, क्या मैं आपको पागल नजर आ रही हूँ? मृत्युंजय कॉरिडोर पर चलते हुए बोला, महक अभी हमारा बेबी सिर्फ 5 हफ्ते का है, तुम अभी से उसकी शादी की प्लानिंग कर रही हो। महक मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा हमारा अगर पहले से कोई बच्चा। मृत्युंजय उसकी बात को बीच में काट कर बोला, चुप रहो, हमारा कोई बच्चा नहीं है। महक मुंह बनाकर चुप हो जाती है। मृत्युंजय महक को लिफ्ट से नीचे लेकर आता है और एंट्रेंस की तरफ बढ़ जाता है। मृत्युंजय महक को पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। बॉडीगार्ड्स अलग कार में आए हुए थे। गाड़ी खुद मृत्युंजय ड्राइव कर रहा था। मृत्युंजय ड्राइविंग सीट पर बैठने लगता है कि उसका फ़ोन बजता है। मृत्युंजय बाहर ही खड़ा होकर कॉल अटेंड करके बोला, क्या खबर है? दूसरी तरफ से वीर बोला, वैशाली की इन्फॉर्मेशन में उन लोगों को पता चलने नहीं दे रहा। लेकिन क्या? मृत्युंजय ने अपने भाव कठोर करके कहा। वीर कुछ देर चुप रहकर बोला, लेकिन एक लड़की की तस्वीर इंद्र मित्तल के हाथ लग चुकी है। मृत्युंजय कंफ्यूज होकर बोला, तुम उसे लड़की को नहीं जानते? जानता हूँ, वो एक नॉर्मल लड़की है, वीर ने जवाब दिया। मृत्युंजय सख्त आवाज़ में बोला, चाहे वो कोई भी हो, हमारी तरफ से उसे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। वीर ओके कहकर कॉल कट कर देता है। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। महक मुंह बनाकर दूसरी तरफ देख रही थी। मृत्युंजय कार स्टार्ट करता है और महक के हाथ को पकड़कर गियर पर रख देता है। महक एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद जल्दी से बोली, आप मुझे गाड़ी चलाना कब सिखाओगे? व्हाट? मृत्युंजय ने हैरानी से कहा। महक कार की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने कहा आप मुझे कार चलाना कब सिखाओगे? मृत्युंजय महक को देखते हुए बोला, पहले तुम्हारा गन्नू बाहर आ जाए, उसके बाद मैं तुम्हें कार चलाना सिखाऊंगा। महक मृत्युंजय की बात पर अपना सिर हिलाती है और रास्ते में बड़ा पाव के स्टॉल की तरफ इशारा करते हुए कहती है, वो रहा बड़ा पाव, मुझे बड़ा पाव खाना है। मृत्युंजय तिरछी नज़र से उस स्टॉल को देखने के बाद गाड़ी नहीं रोकता और सीधा ड्राइविंग करता रहता है। महक स्टॉल को अपनी नज़रों से दूर होता हुआ देखकर मृत्युंजय से बोली, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे बड़ा पाव खाना था। आप सच में बहुत बड़े बागर बिल्ले हो। मृत्युंजय महक की बात पर बोला, वहाँ पर हाइजीन नाम की चीज़ नहीं है और तुम इस हालत में वहाँ पर बड़ा पाव खाना चाहती हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। महक मुँह फुलाकर बैठते हुए बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप बहुत बड़े बागर बिल्ले हो। मृत्युंजय महक को कुछ कहने के लिए मुंह खोलता है तो महक म्यूजिक सिस्टम ऑन कर देती है। मृत्युंजय महक को देखते हुए निराश से अपनी गर्दन हिला देता है। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी आकर सारंग विला के पार्किंग में रुकती है, जिस पर महक बिना मृत्युंजय से बात करे अंदर चली जाती है। मृत्युंजय जाती हुई महक को देख कर बोला, इसे गुस्सा होना भी आता है।
इतना सोचकर मृत्युंजय के होठों पर बस छोटी सी मुस्कान आ जाती है और वो महक के बैग और सारे सामान को लेकर महक के पीछे अंदर आ जाता है। महक जब अंदर आती है तो देखती है वैशाली मेन हॉल में बैठी मजे के साथ बड़ा पाव खा रही थी। महक जल्दी से वैशाली के पास आकर बोली, मुझे भी खाना है, तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है? वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, हमारा पति और आप परेशान मत हो, हम आपके लिए भी मंगवा कर लाए हैं। इतना कहकर वैशाली आवाज़ लगाते हुए बोली, जूस लेने के लिए फ्रिज मिल गए हो क्या? फिर दूसरी दुनिया में जल्दी लेकर आओ। अमृत किचन से बाहर आते हुए बोला, हाँ ला रहा हूँ, चिल्ला क्यों रही हो? इतना कहकर अमृत जूस का गिलास वैशाली के सामने रख देता है। अमृत महक को आया हुआ देखकर मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कैसा गया? सब कुछ नॉर्मल तो है ना महक? वैशाली को दिखाता हुआ देखकर बस अपना सिर हिला देती है तो अमृत कहता है, तुम्हें वैशाली को देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। इतना कहकर अमृत किचन में चला जाता है और प्लेट में महक के लिए बड़ा पाव लेकर आता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।